उस घटना से माधुरी को बड़ा ही गहरा सदमा, बड़ा ही गहरा आघात लगा था। एक सीधी साधी, निष्कपट, निश्चल लड़की, क्या जानती थी, उसे क्या पता इस संसार में घोर अत्याचारी, अनाचारी, अत्यधिक निकृष्ट श्रेणी के लोग भी हैं। ऐसे निष्ठुर लोग जो दूसरे की भावनाओं को अपने पैरों तले बड़ी बेरहमी से रौंद देते हैं। ऐसा क्या हुआ माधुरी के साथ? माधुरी को मैट्रिमोनी साइट में अपना अकाउंट बनाए लगभग 1 साल गुजर गया था। इस बीच न जाने कितने लड़कों से बात हुई और बिगड़ी। उफ, ये दस्तूर कभी किसी की जान न ले ले। मनुष्य हैं भैया, भावनाएं हैं, दिल है, रोबोट थोड़ी हैं। ये कैसा सिलेक्शन है? इंसान है या कपड़ा? सेलेक्ट करो, रिजेक्ट करो, आखिर कब तक सब्र करें? एक तो अरेंज मैरिज, जिसे अरेंज करने में ही अरसा लग जाता है, और जब सब कुछ अरेंज हो जाता है तो एडजस्टमेंट में जीवन लग जाता है। हर दिन एक नए व्यक्ति से बात, नए लोगों से बातचीत में तालमेल बैठाने की कोशिश, ना बैठा तालमेल तो फिर टाटा बाय बाय। माधुरी इन सब बातों से थक गई, तंग आ गई। हर बार यही सोचती थी, शायद यही होगा मेरा हमसफ़र। मगर अजीब बात है, ये अरेंज मैरिज का ये देखने दिखाने का जो सिलसिला होता है, लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मन बड़ा दुखता है तब जब खुद को एक नए व्यक्ति से बात करने के लिए मेंटली प्रिपेयर करो और थोड़ी उम्मीद बांधोगी, हाँ यहाँ बात बन जाएगी, और अचानक कुछ ऐसी बात होती है कि वो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। मगर ये दस्तूर बदस्तूर जारी है। कितना मन और कितनी भावनाएं आहत होती हैं, ये वो समझता है जो इस रास्ते से गुजरता है। सुबह माधुरी ने अपने फ़ोन में फिर एक मैसेज रिक्वेस्ट देखी। ऑलरेडी कई पार्टनर देख चुकी थी, सबको टाटा बाय बाय करके अब न जाने इसका कौन सा नंबर था। फिर भी एक बार फिर से उत्सुकता हुई, कौन है ये जानने के लिए। उसने लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसका प्रोफाइल चेक किया। सबसे पहले उसका प्रोफाइल फ़ोटो। लड़का हैंडसम था, उसकी बड़ी बड़ी आँखें ऐसी लग रही थी मानो पूरी दुनिया की शालीनता उन्हीं में भरी हो। फिर से एक नया व्यक्ति पसंद आ गया। उसकी डिटेल्स देखी। लड़का एमकॉम, बाय प्रोफेशन एक नामी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। मन ही मन सोचने लगी, भला इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखने में भी अच्छा है, पढ़ा लिखा भी ठीक है और जॉब भी सिक्योर है। माधुरी खुद भी जॉब में थी, अच्छी खासी उसकी सैलरी भी थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर लड़के से बातचीत शुरू हुई। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। बातें होते होते फिर नए जीवन के सपने, भविष्य की बातें, भविष्य की प्लानिंग, यहाँ तक कि लड़के ने शादी के कपड़े भी डिसाइड कर लिए। तुम्हें क्या पहनना है, मुझे क्या पहनना है, कौन सा कलर, क्या थीम होगी, न जाने क्या क्या। लड़के ने ही बात को आगे बढ़ाया और एक दिन उससे कहा, देखो अब देखने दिखाने का काम कर लेना चाहिए, मगर एक समस्या है। माधुरी, कैसी समस्या? मेरी बैंक की जॉब है, तुम्हें तो पता ही है। मुझे तो छुट्टी मिलने से रही और काम भी बहुत ज़्यादा होता है, और कैसे होगा मिलना बताओ। तो माधुरी ने कहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम एक काम नहीं कर सकती क्या? तुम दिल्ली नहीं आ सकती हमसे मिलने? माधुरी ने सोचा क्या जवाब दे। फिर वो बोली, आ तो सकती हूँ, तो प्लान करो। दिल्ली में तुम्हारा कोई रहता है? हाँ रहता है ना, मेरे अंकल आंटी रहते हैं वहाँ पे। बस फिर और क्या है, बात बन गई। तुम आ जाओ अपने अंकल आंटी के पास, बाहर कहीं मिल लेंगे,
मम्मी और दीदी भी तुम्हें देख लेंगे, बातचीत हो जाएगी, वहीं रिश्ता पक्का कर लेंगे। माधुरी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। लड़की भला कौन लड़के को देखने जाती है, मगर लड़के ने असमर्थता जताई, उसको कन्विंस किया। देखो, तुम्हारी प्राइवेट जॉब है, तुम मैनेज कर लोगी, और बैंक में बहुत काम होता है, छुट्टी मिलनी बड़ी मुश्किल होती है, संडे को तो मैं आ ही जाऊँगा मिलने। माधुरी ने अपने माता पिता से बात की। मॉडर्न समय है, माँ बाप ने भी सोचा लड़का लड़की एक दूसरे को देखना चाहते हैं, ठीक है, जीवन उन्हीं को बिताना है साथ में। तो उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि माधुरी अच्छी खासी स्मार्ट लड़की थी, काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, कॉन्फिडेंट थी, माँ बाप को उसका कोई डर भी न था। तब माधुरी ने वीकेंड पर दिल्ली जाने का प्लान बनाया, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी वो भी नहीं ले सकती थी, तो रात को सफ़र करने की सोची। वीकेंड में सैटरडे को माधुरी 10 बजे की ट्रेन से दिल्ली निकली। लगभग 3 बजे सुबह, रात ही समझिए, दिल्ली अपने अंकल आंटी के पास पहुंची। रात को ही थोड़ी बहुत बातचीत हुई। नेक्स्ट डे यानी संडे को लड़के और उसकी फैमिली से मिलना डिसाइड था। माधुरी सफ़र से थकी हुई थी तो सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने सबसे पहले लड़के को फ़ोन मिलाया। सामने से रिस्पॉन्स था, द डायल्ड नंबर इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। माधुरी ने सोचा बैंक वाला है, काम ज़्यादा होता है, थका होगा, क्या पता अभी सोया ही हो, इसलिए उसने थोड़ा रुक कर दोबारा कॉल करने की सोची। आधे घंटे बाद उसने फिर कॉल मिलाया तो सेम आवाज़ थी, द डायल्ड नंबर इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। फिर भी उसको लगा हो सकता है कि ना उठाओ अभी भी। फिर कुछ देर बाद कॉल मिला, फिर तो न जाने उसने कितनी बार कॉल मिलाया, द डायल्ड नंबर इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। अंकल आंटी को बताया। माधुरी को खुद भी बड़ी शर्म आ रही थी। अंकल आंटी को क्या कहे, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अंकल आंटी अनुभवी थे, जानते थे संसार में किस किस कैटेगरी के लोग हैं। उन्होंने माधुरी को समझाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल लोग कोई परवाह नहीं करते किसी की भी। धोखेबाजी तो लोगों के खून में जैसे मिल गई है। पर माधुरी समझ नहीं पा रही थी घर वालों को क्या जवाब देगी। इतनी दूर सफ़र करके आई, वो अलग, पैसे तो वेस्ट हुए ही, उससे ज़्यादा वेस्ट हुआ समय, और उससे कहीं ज़्यादा आहत हुआ उसका मन। समाज के कुछ लोगों के ऐसे रवैये से, जो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। वो लड़का बिल्कुल लड़के की कैटेगरी में रखने लायक था ही नहीं। ऐसा बेशरम जिसने इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी। वाकई अगर वो इंसान होता, उसे ऐसा ही करना था, तो किसी को इतनी दूर बुलाने की ज़रूरत क्या थी, मना कर देता। उसका समय पैसा सब बर्बाद। पैसा समय तो छोड़िए, उसकी भावनाओं की इस तरह से आहत कर दिया उसने। मगर ऐसे घृणित लोग इसी समाज में हैं, जिन्हें मनुष्य कहलाने का भी हक नहीं है, लेकिन बड़े आराम से वो जी रहे हैं। माधुरी फिर भी दिन भर कॉल मिलाती रही, इस उम्मीद से कि क्या पता दिन भर में किसी टाइम ऑन हो जाए। मगर फ़ोन ऑन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करती। नेक्स्ट डे अपना सा मुँह लेकर अपने घर वापस आ गई। मगर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कस्में वादे करने वाला आदमी अचानक से इस तरह से गायब हो जाएगा, इस तरह से गायब हो गया। सच है, जो लोग धरती पर जन्म लेकर केवल इंसानियत का फ़र्ज़ नहीं निभा पाते हैं, तो आप खुद सोचिए ऐसे लोग अपनी मातृभूमि और अपने देश के प्रति क्या फ़र्ज़ निभा पाएंगे।